दोस्तों 6 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इससे पहले अभी आपका हिंदी का और भौतिक शास्त्र का पेपर हो चुका है। तो मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन बताए थे, पूरे के पूरे आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। ओके, तो अगर आपका है जो टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर में बताऊं, ऑब्जेक्टिव बताऊं, उन्हीं से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसलिए जो मैं आपको बताते जाऊँ आपको तैयार करते जाना है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो में हम आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस है, ओके, जो अध्याय आने हैं उन सभी अध्यायों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। 2 अंकी वाले, फिर 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, एक ही वीडियो में क्वेश्चन बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन आंसर की। ओके, ऑब्जेक्ट की रह जाएगी, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो वहां से दोस्तों आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार केवल 2 वीडियो से आपकी क्या है, कंप्लीट केमिस्ट्री विषय की तैयारी हो जाएगी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अभी हम बात करें कितने अध्याय आपके पूछे जाने हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका अध्याय 1 पूछा जाएगा, अध्याय 2 आपका रहने वाला है, अध्याय 3 आपका रहने वाला है, अध्याय 4 आपका रहने वाला है, फिर अध्याय 5 भी, फिर अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, यानी टोटल आपकी 8 अध्याय तक आपका अभी आने वाला है। तो सभी अध्यायों से मैं क्रम से आपको क्या है, इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। ओके, तो जितने भी अध्याय से आपके जो 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट है उन्हें हम कवर करेंगे, फिर 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, और थोड़ा चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा तो आपको समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलिए देख लेते हैं। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? तो अणु संख्या का गुणधर्म बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मेन आंसर क्या रहने वाला, विलय की मोलों की संख्या। और जो 2 नंबर वाले में प्रश्न बताऊं उन्हें और अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट आपके बन जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहां से ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी फिजिक्स में ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो बताए वो तो आए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आए, तो वो आपके जो मैं आपको समझा रहा टॉपिक उससे भी से आए हैं। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन समझा रहा था उनसे ऑब्जेक्ट बन गए। ओके, इसलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को क्या है, आपको थोड़ी फोकस के साथ देखना है। तो अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? एक बार निष्पार से आ जाए तो सीधे आपको बताना, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की वृत्ति क्यों होती है? तो गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है व्यवस्था पश्चिम दिशा में स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका 2020 में आया था, 22 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि जल या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने जरूर सीख लेना और याद भी रखना है। तो शुद्ध जल की अगर मैं पूछूं आपसे मोलरता कितनी होती है, तो आपको बिना सॉल्व किए बता देना 55.55। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वाक्य में कई बार आ चुका है। ओके, कि शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55, 65.65, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो याद रखना 55.55 निकालना भी आपको क्या है, सीख लेना है। मोलरता का सूत्र लिखिएगा और आपको क्या है, सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर आपको क्या है, कोई भी आपसे परिभाषा पूछ ली जा सकती है। परिभाषा यानी आपके जो बिलियन वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे नॉर्मलता है, मोललता है, ओके, पीपीएम है, मोलरता है, मोललता है, हेनरी का नियम, फार्मलता है, मोल प्रवाह, इतने सारे टॉपिक। अब एक साथ तो 2 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी आपसे क्या है, एक पूछ लीजिए कि हेनरी का नियम लिखिए, मोल प्रवाह की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। मोल प्रवाह को परिभाषित कीजिए और सूत्र सहित परिभाषित कीजिए, तो ये आ जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आना हो तो हो सकता है 2 चीज आपसे पूछ ली जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो आप मतलब क्या है, सीधा मतलब ये सभी टॉपिक आपको तैयार करना है। और अभी आपके पेपर 4 सेट में आ रहा है, तो पता कैसा होगा, किसी के में मोलरता पूछ लिया जाएगा, किसी के हेनरी का नियम पूछ लिया जाएगा, किसी सेट में मोल प्रवाह पूछ लिया जाएगा। ऐसा होने वाला है, इसलिए आपको क्या पता तो है नहीं हमारे सेट में कौन सा क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ लेना है। और आपकी ये जो आप अभी अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपकी क्या बोर्ड एग्जाम की काफी हद तक दोस्तों आपकी तैयारी होने जाएगी। ओके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग स्पेशल नहीं पढ़ना है, यही सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, अभी से आप मेहनत करते जाइएगा। तो ये नॉर्मलता की परिभाषा और उसका सूत्र दिया हुआ है, और सूत्र लिखे तो उसमें जो संकेत का उपयोग करें वो भी आपको विस्तार से बनाना है। एन का मतलब क्या है, यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये सब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ये फॉर्मूला सूत्र आपका रहने वाला है। इसके आगे देख लेते हैं। फिर आपको मोललता तैयार कर लेनी है। तो मोललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। और ये आपका क्या रहने वाला, फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे MW/W। ओके, अब जैसे आपका यहाँ पूछे तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय की मात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है। MW क्या है, विलय का अणुभार है। ओके, कैपिटल जो डब्ल्यू है ये विलायक की ग्राम में मात्रा है, तो ये भी आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके, पीपीएम क्या है, तो बिलियन के 10 लाख या 10 लाख यानी 1 मिलियन भाग में बिलियन विलय के ग्रामों की संख्या हमारी क्या कहलाती है, बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। और ये आपका रहने वाला फॉर्मूला। तो मोलरता आपको तैयार करना है।
ओके। मूललता को स्मॉल से एम से, मूललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी बिलियन की 1 लीटर में घुले हुए बिलियन के ग्राम मूलों की संख्या आपको क्या कहलाती है? बिलियन की मूललता कहलाती है। थोड़ा आपको अच्छे से पढ़िएगा, फोकस के साथ पढ़िएगा, ये आप मूललता में कंफ्यूज ना हो जाओगे, इसलिए फोकस के साथ आपको पढ़ना है। और पेपर में जब आपको क्वेश्चन आए तो एकदम बहुत अच्छे से देख लीजिए मूललता लिखा कि मूललता का लिखा है। ओके, कि पूछे जाए आपसे मूललता की परिभाषा, आप लिख कर आ जाए पेपर में मूललता की परिभाषा। ओके, तो इस प्रकार से फिर हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता गैस की दाब के समानुपाती होती है, यानी हम जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैसों की द्रव्यमानता क्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे कोको कोला जो पेप्सी वगैरह होती है उसमें आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। तो कैसे घुली जाती है? अत्यधिक दाब लगाकर उन बोतलों को क्या भरा जाता है। तो ये आपका रहने वाला है। इसके बाद फॉर्मलता तैयार कर लीजिएगा, मोल प्रभाव तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया मोल प्रभाव और उसी परिभाषा सूत्र। फॉर्मलता के भी आपको क्या है सूत्र याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे मोल प्रभाव का ये दिया हुआ कि x1 और x2 का प्रयोग किया गया, लेकिन है क्या? x1 बिलियन की मोलों की संख्या है और x2 विलायक की मोलों की संख्या है। अब इससे पहले मैंने आपको बिलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो बताए हैं वहां से दोस्तों आपका न्यूमेरिकल ही बन जाता है 2 नंबर में। तो न्यूमेरिकल में क्या रहता है कि आ जाए कोई भी आपको जो डिटेल दी जाएगी, कहा जाएगा मूलतः ज्ञात कीजिए, फॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सिंपल, अगर आपने परिभाषा और सूत्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अगर सूत्र याद रहता है बस सूत्र आप रखेंगे, उसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, ओके, तो फिर आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा। बाकी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप क्या पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए मेरे साथ, और नहीं नोट्स बनाए हैं तो फिर क्या स्क्रीनशॉट लेकर आपको क्या तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है तनुता का चालकता हुआ आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विलयन का तनुकरण पर चालकता कम व आणविक चालकता अधिक हो जाती है। आणविक चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन की अधिक व प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन की क्या कम परिवर्तित होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीओडिज्म 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। लवण सेतु के कार्य लिखिए। लवण सेतु के कार्य, तो पहला कार्य है यह 2 विद्युत अपघट्ट विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क करके विद्युत परिपथ पूरा करता है। दूसरा, यह विद्युत अपघट्ट विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लवण सेतु कार्य तैयार करके रखना है, कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं। तो क्रिया कारक की इकाई समय में सांता परिवर्तन औसत दर कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक को परिवर्तित सांता को समय से भाग देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट ताप गुणांक भी एक बार आपको पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो रहने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए और फिर रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। ये आपको दोनों तैयार करके रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी चुके हैं क्वेश्चन, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय में अंतराल में अभिकारक तत्व अथवा उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन के बराबर होती है। अभिक्रिया की दर आपकी ये रहता है फॉर्मूला, और ये आपको बताया जा रहा है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या हमारी अणु संख्यकता या आणविकता कहलाती है। देखिए आणविकता और अणु संख्यकता एक ही बात रहने वाली, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अणु संख्यक कहा जाए, पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्या को परिभाषित कीजिए या रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, एक ही बात रहने वाली है। तो उनको भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जो उसका आरंभिक पद होता है, पहला पद होता है, उसमें जितने अणु भी भाग लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। जितने भी अणु क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे अणु संख्यक हमारी क्या कहलाएगी, अणु संख्यक कहलाएगी। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है संगमर धातुएं परिवर्ती संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। क्यों। तो संगमर धातुएं की जो परमाणु में n-1d कक्षक और ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतराल नहीं होता है, जिससे d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संगमर तत्व में d कक्षकों के जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतनी ही अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। और परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का एक अन्य कारण है इनके कोष का अपूर्ण होना। मैनी कारण है, अन्य कारण मैनी कारण है कि जो इनके कोष होते हैं अपूर्ण होते हैं। ओके, तो संगमर धातुएं परिवर्ती या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आपको तैयार करना है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। संगमर धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं। क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो संगमर धातुएं n-1d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। n-1d ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए संगमर धातुओं के परमाणुओं के आकार में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण ये तत्व क्रिस्टल जालक के रूप में एक दूसरे को सरलता से प्रतिस्थापित करके एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं। इसलिए ये तत्व मिश्र धातु आसानी से बना लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको तय करना है संगमर धातु अच्छी उत्प्रेरक होती है। इनमें से जरूर ये आपको मैंने बता दिया है, किसी सेट में आएगा
संगमर धातुएं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि किसी के में आएगा संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु बना रहे हैं। मैं इसलिए इतना अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस किया, हिंदी के पेपर का एनालिसिस किया, देखा तो है ये मैंने पेपर। ओके, तो मुझे तो सब पता है कि कौन कौन अध्याय से कैसे कैसे क्वेश्चन है और हर सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो ओके, तो अब किसी के में आएगा क्वेश्चन, अगर इससे संबंधित आएगा पेपर में क्वेश्चन, तो 4 सेट और चारों सेट में पेपर आएगा। लेकिन ऐसा किया जाए, किसी के ये पूछ लीजिए, किसी के में, क्योंकि ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन है एक ही लेवल के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर किसी विद्यार्थी ने ये पढ़ा तो फिर ये क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे, इसलिए उससे फिर बन जाएंगे। ओके, फिर संगमर धातु अच्छी उत्प्रेरक होती है। क्यों? तो संगमर धातु अच्छी उत्प्रेरक क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या अधिक स्थान उपस्थित होता है। संगमर धातुओं का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अधिक होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने से इनकी संयोजकता अधिक स्वतंत्रता होती है। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अभिशोषित करते हैं, जिससे क्षेत्रफल में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। यानी इनके पास क्या क्षेत्रफल अधिक होता है, मतलब इसके पास जगह ज्यादा होती है, इसलिए ये दूसरों अभिकारकों को बुला लेते हैं, ये आओ अभिकारकों क्रिया करके निकल लो। तो इसलिए ये कहलाते हैं अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बाकी लिखना कैसे वो आपके यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो ये 3 आपके जो भी बताएं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए जो है आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो संगमर धातु होते हैं वो रंगीन आयनों व यौगिकों का निर्माण करते हैं। ओके, इसे देख लेते हैं। तो इसी टाइप का ये चौथा क्वेश्चन। ओके, संगमर धातुएं रंगीन आयनों का निर्माण कर लेती हैं। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, ये आपको पूरा डिटेल से यहाँ समझाया गया है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म रूप में यूज कर सकते हैं कि संगमर धातुओं में N-D उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। इनमें उपस्थित आयुग्म इलेक्ट्रॉन दिक्स प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली रिक्त डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। डी संक्रमण होता है, और मैंने आपको यही बताना है, मैंने यहाँ रहने वाला डी संक्रमण। अगर एक शब्द एक वाक्य में पूछे जाए या शॉर्ट में आपको लिखना है तो मैंने आपको शब्द जोड़ना है डी संक्रमण होता है। इसलिए ये क्या है, रंगीन आयन यौगिक बनाते हैं, मैं किसी कारण डी संक्रमण के कारण, और उस डी संक्रमण को यहाँ थोड़ा डिटेल से उसको समझा दिया गया है, तो तैयार कर लीजिएगा। उपसंयोजी और रसायन वाले अध्याय से देखते हैं, तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन कौन से क्वेश्चन है तो इन्हें देख लेते हैं। प्रभावकारी परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से लिखिए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आपको बताया जा रहा है प्रभावकारी संख्या क्या है और कैसे निकाली जाती है, वो भी यहाँ बताया जा रहा है। ऑब्जेक्ट में पूछा भी जा सकता है, तो आपको इस प्रकार से दे दिया जाए। ओके, उपसंयोगी को कहा जाए प्रभावकारी जो संख्या है EAN है उसे निकालो, तो ये आपको देख लीजिएगा। ओके, फॉर्मूला मैंने आपका रहता है। फिर समन्वय संख्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 20 में आया, 23 में आ चुका है। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ उपसंयोजक स्थापित करने वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उस धातु की कहलाती है समन्वय संख्या कहलाती है। और समन्वय संख्या आपको मैं बता दूं, अगर जैसे ऑब्जेक्ट में आ जाता है पूछ लिया जाता है कि आपका दिया हुआ उपसंयोजक यौगिक, और कहा जाए इसमें जो CR है इसकी समन्वय संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका CR है इसका उपसंयोजी यौगिकों के नीचे आपके नंबर को कौन सा लिखा हुआ है, तो यहाँ 6 है तो आपका ये हो जाएगा 6। ओके, इस वाले में देखते हैं नीचे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ तो 4 हो जाएगा। ऐसे आप लगभग निकाल सकते हैं समन्वय संख्या। ये तब के लिए है जैसे आपसे कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जा रहा है, तो किस प्रकार से आपको समन्वय संख्या पहचानना है। ओके, बाकी आपको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। फिर नेक्स्ट है द्विक लवण और उपसंयोजी यौगिक में आपको क्या है ये पूछा जा रहा है, द्विक लवण और उपसंयोजी यौगिक को संकुल लवण भी यहाँ बोल दिया जाता है। ओके, तो इनमें आपको अंतर भी तैयार कर लेना, आगे मैं आपको बता रहा हूँ अंतर भी। बाकी द्विक लवण क्या होते हैं, ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाएं। अगर जल में हम इन्हें घोल रहे हैं, ऐसे लवण जो है जल में घोलने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो रहे हैं तो द्विक लवण कहलाएंगे। और ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों में परीक्षण नहीं देते, यानी सभी घटकों में विलय नहीं होते हैं, तो वो आपको कहलाएंगे संकुल लवण। उनके उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने देखी परिभाषा तो सिंपल रहने वाली है, मैंने उदाहरण में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको दोनों के उदाहरण तैयार करके रखना है, द्विक लवण का उदाहरण और आपका संकुल लवण का उदाहरण। अब नेक्स्ट कीलेट क्या है, तो कीलेट क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन के साथ एक साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं, और तब ये हमारे बलयाकार टाइप की संरचना बनाती है, रिंग टाइप की संरचना बनती है। ये आपको उदाहरण इस प्रकार से दिखाना ही पड़ेगा। क्लेट पूछा जा रहा है तो उदाहरण आपको बताना, और ये आप दिखा सके तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे, तो क्लेट भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट उपसंयोजी यौगिकों में आयनन समता को एक उदाहरण देकर समझाना है, बोर्ड एग्जाम 20 में या 24 में आयनन समता के बारे में भी तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट लिगेंड क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है। संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ उपसंयोजकता के समान सिद्धांत के विपरीत जुड़े उदासीन अणु या आयन को क्या लिगेंड कहते हैं, और ये आपका दिया हुआ है। जैसे इसमें हम पूछे लिगेंड आपका क्या है, केंद्रीय धातु आयन के साथ से आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपका जो उपसंयोजी यौगिक होता है, इसमें जो सबसे पहले आपका लिखा हुआ कोष्टक के बाहर ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाती है, उसके साथ जो लिखा रहता है कोष्टक में वो आपका लिगेंड कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा दीजिए, तो ये आपका रहने वाली है।
अब देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट या 5-6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपके किसी में लिगेंड पूछा जाएगा, तो किसी में संकुल आयन पूछा जाएगा, किसी एक किलेट पूछ लिया जाएगा, ऐसा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है द्विक लवण संकुल लवण में अंतर। एम्पियोटिज्म 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो बस दो तो आपको याद करके रखना। पहले तो आपको परिभाषा याद हो गई है कि ये ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोला जाए तो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। ओके, तो वो द्विक लवण हो जाते हैं। जो पूर्ण रूप से ऐसे लवण जो जिन्हें जल में घोला जाए लेकिन अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं या आंशिक रूप से टूटते हैं, वो आपके संकुल लवण कहलाती है। परिभाषा हो गई। दूसरा आपको ये देख लेना है कि ये गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है द्विक लवण में, और संकुल लवण में गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता। बाकी आपका दिया फिर आपकी उदाहरण एक लिख दीजिएगा। संकुल द्विक लवण का उदाहरण एक तैयार करके रखना है और संकुल लवण का उदाहरण, तो वही आपको उदाहरण यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, तो आपके 2-3 अंतर बन जाएंगे। ये आपका देखिए, इनमें से जो अभी आपने 6-7 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। ओके, और इसके बाद 2 यहाँ से आते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे जाते हैं। तो एक तो इसका हो गया, और फिर दूसरा आपका जो सबके साइड में फिक्स रहने वाला, हर बोर्ड एग्जाम में भी फिक्स रहता है क्वेश्चन, वो होता है आपका उपसंयोजियों का IUPAC नाम लिखना। अब देखिए इसका भी फिक्स नहीं रहता है, मतलब ये तो टॉपिक फिक्स है कि आपका ये आएगा उपसंयोगिकों का IUPAC नाम में बदलिए, लेकिन अब इसी को आप रट नहीं सकते, इतने सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा दिया हूँ उपसंयोजियों उनका IUPAC नाम, ये सब उपसंयोगिक दिए हुए हैं और IUPAC नाम सब बोर्ड एग्जाम में बदल बदल कर आते रहते हैं। तो ये क्या होता है आपके इसके नियम होते हैं, इसकी नियम होता है, नियम सीख लेंगे तो आपसे बन जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए जब आपका काम आएगा, ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपको दिया सूत्र, इसका IUPAC नाम है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। नियम होता है ओके कि आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एक वीडियो में बताया था बहुत पहले नियम। आपको क्या लिखना है, सर्च करना है यूट्यूब पर कि उपसंयोजी का IUPAC नामकरण बाय अनुराग साडी क्लासेस, वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने पूरा आपको नियम वगैरह बताए हैं। देखिए मेरे पास लिखे भी रखे हुए हैं। देखिए ये रहता है, इस प्रकार से मैंने इसकी पूरा सिंपल ट्रिक बनाई थी कैसे आपको करना पड़ता है। मैं शॉर्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको अनुमान हो जाए कि कैसे क्या निकाला जाता था। ये मैं पूरा इसी प्रैक्टिस करा रहा था। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डिटेल से समझा सकूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक आपका। ओके, एक वीडियो मैंने पूरा समझाया है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका फिक्स रहने हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कोई भी आपको दे दिया जाए IUPAC नाम, कोई भी 2 उपसंयोगी और कहा जाएगा IUPAC नाम लिखिए, या ऐसा हो जाएगा IUPAC नाम दिया जाएगा उपसंयोगी लिखिए। और ये लिखा भी होगी बोर्ड एग्जाम में भी, सब आ चुके हैं आपके। ओके, तो बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर के हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। अभी तो आप क्या स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या है कि प्रैक्टिस करना है आपको, तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, तो यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है DDT के 2 उपयोग लिखिए। देखिए वीडियो काफी लंबा होगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम है, फिर भी मैं एक लाइन भी आपको थोड़ा बहुत भी आपको समझा दूँ तो आपके थोड़ा माइंड भी आपके बैठ जाए। डायरेक्ट मैं बताते जाऊँगा तो कम समय में सब क्वेश्चन कवर कर लूँगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी आपको समझा दूँ, ताकि आप क्या है, अगर जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ा है वो भी इन क्वेश्चन को थोड़ा कवर कर सके। DDT के 2 उपयोग, तो कीटनाशकी के रूप में मच्छरों और खटमलों आदि को नियंत्रित करने किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग ब्लैक के रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में के रूप में, और लावा लैंप के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय भी आपको बताना। ऑक्सीकरण क्रिया आपकी दी हुई है। वायु में खुला छोड़ देने से ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फाइजीन क्लोराइड बनाता है। ओके, अब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण होने से बचा किया जाता है कि जब जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म को भरा जाता है एकदम फुल भरा जाता है, एक भी गैप नहीं छोड़ा जाता, और टाइप इसकी क्या ढक्कन लगा दिया जाता है और फुल इसको क्या भरा जाता है एकदम मुंह तक। ओके, इसके जो बोतल का मुंह होता है वहां तक फूल भर दिया जाता है, ताकि भी जगह न रह जाए और वायु इसमें प्रवेश ना कर पाए। ओके, इस प्रकार से हम इसे बचाते हैं ऑक्सीकृत होने से। अब दोस्तों बात करें कि आपके जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें आपको पता है अभिक्रिया तो आने ही आना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको अभिक्रिया में आपको करा दूंगा कवर, सब एक ही बारे में बता दूंगा, तो वो आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से भी हमने 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 3 नंबर प्रश्न में सबसे पहले आपको तय करना है आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आदर्श नियम जो विलयन होते हैं जो राउट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन का राउट के नियम का पालन नहीं करते। एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। 3 कम से कम पढ़ के रखना है। आसमान द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है, आसमान द्वारा केवल एक शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस प्रकार से आता है, जब 2 दे दिए, बाकी 2 नंबर में ये वाले आपके क्वेश्चन आता है। एक तो पूछ लिया 2 नंबर में, जैसे मोलरता ज्ञात करना है, जिसमें नॉर्मलता ज्ञात करना है। सिंपल है, फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आ जाएगा। प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन कम इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं। ओके, तो एक बार पढ़ के रखिएगा। 3 पॉइंट आपको पढ़ लेना है। यहाँ मैं आपको 5 पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिसमें से आपको यहाँ 3 पॉइंट एक बार देख लीजिएगा। ओके,
अगर एक बार भी पढ़ते हैं निम्न क्वांति मिश्रण होते हैं, उच्च क्वांति के मिश्रण बनाते हैं, इस पार से बस पढ़ बस लेते हैं, माइंड में थोड़ा आपको फिट हो जाएगा। नेक्स्ट राउट के नियम क्या है और उसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राउट का नियम तो आपको 2 नंबर में सिंपल आ सकता है, गणितीय व्यंजक भी पूछे जा रहा है तो इसे भी आपको देख लेना है। बाकी राउट का नियम तो 2 ही लाइन का है। स्थिर ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल प्राची के समानुपाती होता है। हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम तो केवल आपका 2 नंबर पूछ लिया जा सकता है। फिर इसके आगे पूछा जाता है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित कौन कर सकता है, देखो गैस और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप किस प्रकार का दिया जाए, ताप पर निर्भर कर रहा है, दाब पर निर्भर कर रहा है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको तय करना है अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए। अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के ऐसे गुणधर्म गुण जो विलय के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और उदाहरण ये दिया है कौन होते हैं आपके विलयन के अणु संख्या गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, क्योंकि बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये सब आपके क्या है अणु संख्या गुणधर्म है। मूलरता और मूललता में अंतर आपको ओके तैयार करके रखना है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, मूलरता और मूललता में अंतर। परिभाषा याद, एक लाइन परिभाषा बता दी। दूसरे में आपको क्या बताना है कि इन्हें किस में व्यक्त किया जाता है। विलायक की मात्रा महत्वहीन है जबकि विलयन की आयतन में महत्व नहीं रखता है। फिर ये आपको तय करना है मूललता मूललता में अंतर। ओके, फिर नेक्स्ट आपको एक न्यूमेरिकल है तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या परासरण दाब गणना पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको ये परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, फिर वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। अभिक्रिया की आणविकता कहा जाए अनुसंख्यकता का, एक ही बात रहने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 अंतर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हाई चांस है। एक तो ये आ सकता है, अब 2 ही आएंगे लेकिन अलग अलग सेट में, किसी में पूछेगा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ओके, और इसके बाद किसी नेक्स्ट किसी में आ जाएगा कि अभिक्रिया की दर और दर स्थानांक में अंतर। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, हो सके आपके दोनों आ जाए अथवा आपके पूछ लिए जाए, तैयार करके रखना, दोनों में से कोई ना कोई एक से पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांस रहने वाले हैं अभिक्रिया दर और दर स्थानांक में अंतर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता तो अंतर आप तैयार करेंगे तो बन ही जाएगा, पर वहाँ आपको क्या है उदाहरण से थोड़ा परिभाषित करना है। तो ये आपको यहाँ देख लेना है, ये अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया जा रहा है और ये अभिक्रिया की आणविकता के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर में भी आपको पूछ लिया जा सकता है, ये तो 2 नंबर वाला टाइप का क्वेश्चन है। छद्म कोटि की अभिक्रिया एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आपको देख लीजिएगा और इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो उदाहरण आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया भी उदाहरण से तैयार कर लेना है। ये तो आपके 2 नंबर में पूछ लिया जा सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और छद्म कोटि की अभिक्रिया 2 लाइन में आपका दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से जो न्यूमेरिकल आपका बनता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के 2 गुना होता है। तो ये जब लेकिन आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला बेस्ड सीखना पड़ेगा, जो अभी आपको मैं आगे बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है शून्य कोटि की सिद्ध करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुगल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रक के समानुपाती होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, इसे थोड़ा डिटेल से मैंने ये दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। पहले तो अर्धायुकाल की परिभाषा तैयार करना है। किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रक घटकर प्रारंभिक सांद्रक के क्या है आधा रह जाता है। तो ये दिया हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो इसे दोस्तों आपको यार तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से सिद्ध करने एक बार देख लीजिएगा, सिंपल आपका रहने वाला है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अब यहाँ हमने देख लिया ये अर्धायुकाल है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रक के क्या समानुपाती है। अब जैसे आपने ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो एक बार यूट्यूब पर अभी आप डाल के देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल का व्यंजक समझाइए, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो एक बार बस वीडियो पे देख लेते तो भी आपको चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ये आपको देख लेना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दिया हुआ है दर स्थिरांक समीकरण, आपको यहाँ निकालना है, ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है अभिक्रिया अर्धायुकाल क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आपका ये रहने वाला, परिभाषा तो वही हो जाएगी, और ये रहने वाला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धकायुकाल, ये दोनों क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। इसके साथ ही मेन अगर बात करें जो पढ़ना है तो ये 2 हो जाते हैं क्वेश्चन आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, और आपका अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर,
और अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। एवियोडिज्म 23 में क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 2 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर लगातार देखिए क्वेश्चन है 2020 में, 22 में, 23 में। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 2023 में, तो ये 2 क्वेश्चन आपको दोनों पढ़ के रखना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्वेश्चन में एक न एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोनों आपको पढ़ के रखना है, डी एवं एफ ब्लॉक में तत्वों में अंतर, और सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ जैसा मैंने लिखा है सेम इसी पर एग्जाम में लिखना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लैंग्वेज मैंने पहले ही सिंपल कर दिया है। ओके, और ये लिया है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, इसके आगे दिए 6 पॉइंट दिए हैं, वैसे भी आपको क्या 3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और टॉपिक यहाँ से तैयार करना है, लेंथेनाइट संकुचन से क्या समझते हैं। देखिए लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण और लेंथेनाइट संकुचन के तत्व पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आपको पढ़ के रहना। लेंथेनाइट संकुचन क्या दिया है, फिर उसके कारण क्या होते हैं। ओके, फिर लेंथेनाइट संकुचन तत्वों का प्रभाव, तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तत्वों के गुणों में समानता, तत्वों का पृथक्करण से संयोजक लक्षण, ये क्या है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कई बार आया है क्वेश्चन। ओके, लेंथेनाइट संबंध, तो लेंथेनाइट क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण और लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव, ये 3 आपके मेन टॉपिक हैं, पढ़ लीजिएगा। तो एक ही टॉपिक में आपको ये 3 अंदर आपको उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अंतर में फिनोल और अल्कोहल में अंतर तैयार करके लगातार बोर्ड एग्जाम में भी 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया। तो फिनोल और अल्कोहल में अंतर बहुत सिंपल रहता है। अल्कोहल क्या पतले द्रव होते हैं, क्योंकि फिनोल ये किसकी अवस्था में होते हैं, गंध विशिष्ट फेनोलिक होती है, अल्कोहल की अल्कोहलिक गंध होती है। ओके, और ये NaOH के से सोडियम फिनेट बनाते हैं, जबकि अल्कोहल का कोई क्रिया नहीं करते हैं। अब फिनोल क्या है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और अल्कोहल के लिटमस पेपर प्रति उदासीन रहता है। 4 तो मैंने अंतर आपको बता दी, बहुत सिंपल है, 3 पढ़ के रखना है। ओके, इसके लिए इसका लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, और लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल विभेद। मैंने लुकास अभिकर्मक ऑब्जेक्ट है, पूछ लिया जाता है कई बार। निर्जत ZnCl2 और संतृप्त HCl का जो विलयन होता है वो हमारा लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनोल किस रंग का हो जाता है, अभिक्रिया दीजिए। ये शुद्ध फिनोल रंगीन ठोस है, परंतु कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग का दे देता है, क्यों, तो आपको बताना है कि फिनोल वायु के संपर्क में आने गुलाबी रंग हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर क्यूनोन बनाता है, और क्यूनोन फिर 2 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा फिर गुलाबी रंग का क्या फिनोक्यूनोन बना लेता है, और ये उसकी अभिक्रिया रहने वाली है। जो फिनोक्यूनोन बनाता है ये क्या गुलाबी रंग का दिखता है। और संरचना बनाना भी एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। फिर आगे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये फिनोल से आप निम्न में कैसे प्राप्त करेंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, बेंजीन कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ आपको बस ये माइंड में रखना किससे किससे क्रिया कराई जा रही। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए में 3 Br से हमें क्रिया कराई जा रही है। बेंजीन के अगर हमें प्राप्त करना है तो फिनोल की हमें जिंक से क्रिया करानी पड़ेगी, इतना थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। ओके, तो फिर आप यहाँ रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा बहुत बनता है तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट आपका ये आगे दिया हुआ है। फिर अभिक्रिया की बात करें तो आपको अभिक्रिया देखिए 7वें अध्याय में भी, 7वां अध्याय तो इसमें भी 2-3 अभिक्रिया हैं, जैसे रीमन टीमेन अभिक्रिया आपको सीख कर रखना है, तो ये अब इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली रीमन टीमेन अभिक्रिया। क्षार NaOH की क्रिया NaOH की उपस्थिति में फिनोल का उपचार क्लोरोफॉर्म से के साथ अभिकृत किया जाता है, तो हमें क्या है CHO समूह का 8वें स्थान पर प्राप्त करता है। ये हमारी रीमन टीमेन अभिक्रिया है, उसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करें तो कोल्विस स्मिथ अभिक्रिया आपको तैयार करना है। सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्विस स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया मैं बताते जा रहा हूँ, हो सके तो आपके कॉपी बगल में रख लीजिए, कॉपी में अभी जो बताते जा रहा हूँ नाम लिख लीजिए, ताकि आप खुद फिर याद रहे कि मैं कौन कौन सी अभिक्रिया तैयार करनी है, रीमन टीमेन अभिक्रिया और कोल्विस अभिक्रिया तैयार करनी। अभी मैं आपको और अभिक्रिया बताने वाला हूँ जो आपको अभिक्रिया वाला सेक्शन से आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है लगभग हमने सहज सब प्रकार के कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न से पहले मैं आपको एक साथ अभिक्रियाएं मेंशन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक कॉपी लिख लीजिए, इसमें आप नाम बस लिखते जाइए कौन कौन अभिक्रियाएं अभी आपके पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकती हैं। तो रीमन टीमेन अभिक्रिया, कोल्विस अभिक्रिया बता दी है। अभी अभिक्रिया एक साथ पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको 4 नंबर वाले प्रश्न बता दूंगा। ओके, इसके बाद आपको टॉलेन अभिकर्मक तैयार करना है और सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, उसी क्रम में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। टॉलेन अभिकर्मक आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है यूरोटिप्रिन। यूरोटिप्रिन वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से कराते हैं, यूरोटिप्रिन आता है। और अभिक्रिया की बात करें तो फिक्स यूरोटिप्रिन कैसे कहते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से कराती है तो हमें
जो प्राप्त तो हमें यह यूरोट्रिप्सिन हमें प्राप्त होता है, और ये उसके रासायनिक अभिक्रिया रहने वाले। तो एकदम थोड़ा ये अभिक्रिया वाले क्या कह दिया है, रटने वाले टॉपिक हैं। किस चीज के इसको इससे मिलाते हैं, इसकी उपस्थिति में मिलाते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। ओके, और जिससे तो हमें से ये बोलते हैं। तो ये आपकी एकदम रटने वाली टॉपिक से रहती है। ओके, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आपको फिक्स ऑप्शन तैयार करना पड़ता है। फिर इसके बाद अभिक्रिया में बताते जा रहा हूँ, तो नोट करते हैं कि जो आपको अभिक्रिया तैयार करके रखनी है। ओके, रोजनमुंड अभिक्रिया तैयार करना है, लगातार एग्जाम में है। पर्किन अभिक्रिया तैयार करना है, पहले तो आप नाम ही लिख लीजिए कॉपी में ताकि आपको याद रखे ये वाली पढ़ना है। ओके, फिर इसके बाद केनिजारो अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया पढ़ना है। अब रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण सही आपका दिया हुआ है समीकरण सहित। तो फिक्स रहता है किसकी क्रिया किसमें हम कराते हैं, तो ये आपका रोजनमुंड अभिक्रिया दिया है। फिर पर्किन अभिक्रिया पढ़ना है, सेंको नहीं इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपका पर्किन अभिक्रिया पढ़ना है। इसके बाद आपको इसकी शॉर्ट आप ले लीजिएगा। ओके, इसके बाद केनिजारो अभिक्रिया आपको तैयार करना है और स्टीफन अभिक्रिया तैयार करना है। ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती हैं, आगे देख लेते हैं। और नाम लिखना है तो इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, बस ये दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। फिर एल्डोज संघनन भी आपका तैयार करके रखना है, एल्डोज संघनन, ये दिया हुआ एल्डोज संघनन। फिर आपको पढ़ना है इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब ये से हो सकता है सिंगल आपके 2 नंबर में आ जाए, हो सके 3 नंबर 3 पूछ लिए जाए, और 4 नंबर में आए तो 4 अभिक्रिया पूछ ले, किसी भी टाइप से आपका आ सकता है। अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई इतना आपको तैयार करके रखना है। तो अब तक दोस्तों हमने 2 अंकीय वाले 3 अंकीय वाले प्रश्न देख लिए हैं। अब दोस्तों और इसके साथ ही हमने क्या है अभिक्रिया के भी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी पढ़ना है एक साथ। अब केवल 4 नंबर वाले प्रश्न रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है 4 नंबर वाले जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड हैं, उनकी हम अब क्या है बात कर लेते हैं। ओके, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ओके, 5-10 मिनट और आपको लगने वाले हैं। और वैसे भी दोस्तों वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है कि अब सोचिए आप में 6 महीने का आपको जो पूरा मटेरियल है, पूरे क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट वाले, मैं आपको बस एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो इतना तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। मूलल 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलय की मूललता और क्वथनांक उन्नयन में आपको संबंध बताना है। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर भी आ सकता है, 4 नंबर भी आ सकता है। ओके, 4 नंबर में हाई चांस रहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। पहले तो आपका मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं वो बताना है, फिर इनका आपको दिया हुआ है संबंध, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, किसी विलय की मूललता और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। तो मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है और उसमें संबंध आपका ये रहने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है विद्युत रसायन, दूसरा वाला चैप्टर है, वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, 100% ये आना ही आना है। कितने क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन होंगे मेन आपके जो पढ़ के आपको रखना, उनमें से 100% ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, और तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है उन्हें देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से कई प्रकार से आपका आ सकता है कि विशेष चालकता और तुल्यांकी चालकता आणविक संख्या को समझाइए और इनका मात्रक लिए तनुकरण पर क्या प्रभाव होता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, परिभाषा दीजिए विशेष चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, शैल स्थिरांक, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। ये कहा जाए कि टिप्पणी लिखिए। ओके, मतलब आपको ये टॉपिक तैयार करके रखना। कौन सा, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम नहीं उल्टा को हम क्या विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और ये आपका रहने वाला है, इसे डिटेल से बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, यानी ये टॉपिक को तैयार करके रखिएगा। ओके, और इसका मात्रक दिया हुआ, तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपका दिया हुआ है तो शॉर्ट में। ओके, तो तुल्यांकी चालकता आपको तैयार करके रखना है, उसका मात्रक दिया है, तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आणविक चालकता आपको तैयार करके रखना है, आणविक चालकता परिभाषा, ओके, ये मात्रक दिया है, तनुकरण प्रभाव। इसके साथ ही शैल स्थिरांक वाला और विशिष्ट प्रतिरोध वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ के रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको 5 टॉपिक बताए, तो कोई भी 3 या 4 टॉपिक आपसे पूछ लिए जाते हैं 4 नंबर में। ओके, तो ये आपको 5 टॉपिक तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संक्षारण से संबंधित क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कैसे संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। तो संक्षारण दिया हुआ है, तो संक्षारण की क्रिया विधि दी हुई है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक दिया हुआ है, इसलिए सोच लीजिए। और ये संक्षारण वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि संक्षारण को और इसे कैसे रोका जा सकता है, कि हम बानिश करके रोक सकते हैं, विद्युत लेपन द्वारा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो आपका दिया हुआ है। इसके बाद गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इसकी कार्य विधि और डैनियल सेल के उदाहरण के साथ समझाना है। तो ये गैल्वेनिक सेल है, कार्य विधि ये आपको डायग्राम आपको सीखना है, और डायग्राम आपको सीख लीजिएगा, यूट्यूब पर जैसे डालेंगे डैनियल सेल के तो समझाइए, तो आपको एक बार वीडियो मिल जाएगी, तो समझ बस लेते तो अपनी लैंग्वेज में भी इस चीज को लिख सकते हैं। बाकी एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना है आपको। फिर मेन आपका रहने वाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सच्चे तक समझाइए, तो ये आपका चित्र रहने वाला है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और उसकी बनाने की क्रिया विधि दी हुई है।
इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है, 2020 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, हो सके आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी आ जाए, तो इसे पढ़ के आपको रखना है। कोलास का नियम को उसके साथ ही दो अनुप्रयोग, कोलास का नियम क्या है और उसके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो पहले तो कोलास का नियम दिया हुआ है, फिर इसके बाद दोस्तों आपके अनुप्रयोग दिए। कोलास के नियम का अनुप्रयोग किस किस में होता है? कोलास के नियम का अनुप्रयोग किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात करने में, और कोलास के नियम का अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये हो जाते हैं अनुप्रयोग। नेक्स्ट और लास्ट आपको तय करना है विद्युत रासायनिक सेल क्या है और विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में आपको अंतर तैयार करना है। ये आपके अंतर दिए हुए हैं। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन आपके कंप्लीट। तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन जो बताएं तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक आपका यहाँ से आएगा, 4 नंबर सीधे आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अभी आपकी अध्याय 6 से अभिक्रियाएं रह गई हैं, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी अध्याय 7 और अध्याय 8 की तो अभिक्रिया करा दी है, अध्याय 6 की भी अभिक्रियाएं आपकी रह गई हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन सी आपको पढ़ना है। अभिक्रिया की जो लिस्ट बनाई थी उसमें आगे और आप नोट करते हैं कि बुर्ज अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, कार्ल एमीन अभिक्रिया और रीमैन-टीमैन अभिक्रिया, सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 नंबर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपसे 2 या 3 अभिक्रिया पूछ लिया, 4 अभिक्रिया पूछ ली जाए। ओके, इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा, तो ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो बुर्ज अभिक्रिया दिया उदाहरण सहित, इसकी शॉर्ट लेते चलिएगा। सेंडमेयर अभिक्रिया, अभिक्रिया से संबंधित 4 नंबर के सीधे क्वेश्चन आता है और 4 अभिक्रिया 2 अभिक्रिया आपसे पूछ ली जाती हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया दी हुई है, कार्ल एमीन अभिक्रिया दी हुई है आपका, और ये आपका रीमैन-टीमैन अभिक्रिया दी हुई है। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो अभिक्रिया से संबंधित 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। एक 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, एक 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर में कोई भी एक अभिक्रिया पूछ ली जाएगी, 4 नंबर में आपसे 2 या 4 अभिक्रिया पूछ ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है वुर्ट्ज-फिटिंग अभिक्रिया और फ्रैकलैंड अभिक्रिया, सभी आपको अभिक्रिया तैयार करनी है। और फिर आपका हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहा जाए या आइडो फॉर्म अभिक्रिया भी लिखकर आ सकता है, तो ये आपको तैयार करना है। हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहा जाए, आइडो फॉर्म अभिक्रिया कहा जाए, यही आपको बताना है। और फिर नेक्स्ट आपकी रहने वाली फिटिंग अभिक्रिया, तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इससे संबंधित आपके 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा आपके अध्याय 6 में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से, वो आपका अभिक्रिया संबंध रहेगा। ओके, इसके साथ ही अथवा में आपसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर जो आपको तय करना है, और फिर SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। तो ये आपका रहने वाला है SN1 और SN2 की क्रिया विधि, इसे आपको तय करना है। और विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंट जेम का नियम लिखिए, ये आपका ये रहने वाला है। तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। और अभिक्रिया की बात करें, अध्याय 6 में भी अभिक्रिया है, कुछ अभिक्रिया अध्याय 7 में, कुछ अभिक्रिया अध्याय 8 में। तो मैंने आपको वीडियो के दौरान बहुत सारी अभिक्रियाएं बताई हैं, तो नोट कर लीजिएगा और उन्हें आपको तैयार करने का प्रयास करना है। तो 6, 7, 8 नंबर की अभिक्रियाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ओके, और किसी के में कुछ अभिक्रिया पूछी जाएंगी, किसी के कुछ अभिक्रिया पूछी जाएंगी, और आप खुद नहीं पता कि किस सेट में कौन सी अभिक्रिया आएंगी, इसलिए आपको प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो भाई दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी, साथ ही मेरी मेहनत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने लगभग कंप्लीट सब देख लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रह जाती है, एक वीडियो आएगी आगे टॉप 100+ उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको कवर करा दूंगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से एनवागासाटी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको ब्रह्मास्त्र साइंस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और साथ ही ऑल सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF मटेरियल दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको दिया जाएगा PDF के रूप में। ओके, ये अलग से आप तैयार करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री का अलग से बैच भी ले सकते हैं। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।